बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में कोई इशू हो गया तो वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। पहला यहाँ पर है ट्यूमर, जिसको कैंसर भी कहा जाता है। कैंसर और ट्यूमर की डेफिनेशन होती है अनकंट्रोल सेल डिवीजन। जितना भी आगे चले जाओ डेफिनेशन ये सेम ही रहती है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी ग्रोथ ऑफ सेल होती है जो कि ब्रेन के अंदर होती है, एबनॉर्मल वे में होती है और अनकंट्रोलेबल वे में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूमर। अब ट्यूमर दो तरह का होता है, एक बिनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन वो होता है जो स्प्रेड ना करे, एक ही जगह पर रहे, दूसरे ऑर्गन पर ना आ जाए, जबकि मैलिग्नेंट वो होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड करता है। तो जब भी किसी पेशेंट को कैंसर होता है तो उसका टिश्यू जो है कट लगाकर उसको टिश्यू को निकाला जाता है सर्जरी से, देन उसको बायोप्सी में भेजा जाता है उसकी मैलिग्नेंसी देखने के लिए कि आया ये कैंसर जो है मैलिग्नेंट है या नहीं है। अच्छा, इसका कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है? इट इज़ कॉज बाय म्यूटेशन एंड रेडिएशन। म्यूटेशन का मतलब है परमानेंट चेंज इन डीएनए। डीएनए के अंदर कोई परमानेंट चेंज आ जाता है। अब वो परमानेंट चेंज किस वजह से आता है? रेडिएशन की वजह से आता है। तो ये देखते हैं कैसे होता है। ये डायग्राम है डीएनए के स्ट्रक्चर की। ये डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के बारे में हमें पता है डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए। और डीएनए के अंदर जो बेसिस होती हैं वो शरगाफ रूल के अकॉर्डिंग जो है पेयरिंग करती हैं। शरगाफ रूल क्या कहता है? एडिनिन और हमेशा पेयर करते हैं किसके साथ? थायमिन के साथ। और साइटोसिन और ग्वानिन आपस में पेयरिंग करते हैं। एडिनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल देखूँ कुछ नॉलेज के लिए, तो देखो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। डीएनए में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है पेंटोज शुगर, ये 5 कार्बन वाली जो है रिंग होती है पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस। ये पूरा एक डीएनए का क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद ये एक और न्यूक्लियोटाइड होता है। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? ये फॉस्फोरिक एसिड और इसकी कार्बन के साथ जो ऊपर वाले कार्बन के साथ यहाँ पर ये अटैच होता है। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? इसी तरह यहाँ पर एक और रिंग होगी, इस तरह से अगर मैं बना दूँ, एक और रिंग यहाँ पर होगी। अगर नीचे में बना दूँ तो नीचे एक और रिंग आ जाएगी। तो ये जो बॉन्ड है जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, इन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो किसके बीच में पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, फॉस्फोरिक पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे अटैच है? बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या लिखा मैंने? एन का मतलब है नाइट्रोजनस बेसिस। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ? एडिनिन लगा दूँ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? थायमिन लग जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ ग्वानिन लगा दूँ तो यहाँ क्या लग जाएगा? साइटोसिन। और बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे? यहाँ 3 और यहाँ पर 2। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, और जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि डीएनए के अंदर क्या हो जाती है? म्यूटेशन हो जाती है, ट्यूमर के अंदर या कैंसर के अंदर। म्यूटेशन किस वजह से होती है? रेडिएशन की वजह से। अब रेडिएशन 2 तरह की हैं। एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें क्या होता है? आयन बन जाता है, फ्री रेडिकल बन जाता है। और दूसरी होती है यूवी रेडिएशन, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी कहते हैं, जो कि सनलाइट की वजह से होती है। यहाँ पहले देखते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन। अगर कोई ऐसी जगह काम करता है जहाँ पर गामा रेज ज़्यादा होती हैं, एक्स रेज ज़्यादा होती हैं, और वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं करता, तो जब ये गामा रेज और एक्स रेज हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं तो ये क्या करती है? डीएनए के स्ट्रैंड को बीच में से तोड़ देती हैं। तो डीएनए के अंदर क्या आ जाता है? परमानेंट चेंज आ जाता है। अब डीएनए के स्ट्रैंड तोड़ती कैसे? अगर सिर्फ ये वाला स्ट्रैंड टूटेगा तो ये जुड़ सकता है। अगर स्ट्रैंड इस तरह से बीच में से टूट गया तो ये कभी जुड़ नहीं सकता। तो यहाँ से स्ट्रैंड अलग हो गया और यहाँ पर अलग हो गया। जब यहाँ पर होगी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जब भी बॉडी के अंदर आयनाइजिंग रेडिएशन हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर का जो एटम है उसमें से क्या होता है, जब ये रेडिएशन उसको मिलती है गामा रेस और एक्स रेस की, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके वहाँ से उस एटम से इजेक्ट आउट हो जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं, फ्री रेडिकल। अभी फ्री रेडिकल क्या करता है? डीएनए को डैमेज करना स्टार्ट करता है। अगर ये डीएनए को इस तरह से डैमेज कर दे कि बीच में से इसके 2 टुकड़े हो जाएं, तो इस तरह से फिर क्या हो जाती है? म्यूटेशन। अब देखते हैं म्यूटेशन होती कैसे। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो यहाँ पर आता है, डीएनए की कॉपी बनाता है, मैसेंजर आरएनए। डीएनए की कॉपी जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। इस स्टेप को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कॉपी बनना। जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है फिर वो कहाँ आ जाता है? साइटोप्लाज्म में आ जाता है। फिर मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन, और इस स्टेप को कहा जाता है ट्रांसलेशन। अब आरएनए पॉलीमरेज आया, यहाँ पर आके अटैच हुआ और उसने सीक्वेंस पढ़ना स्टार्ट किया।
जब वो सीक्वेंस पढ़ना स्टार्ट करता है 3 नाइट्रोजनस बेसिस को पढ़ता है और उससे जो है वो एक अमाइनो एसिड बनाता है। अब यहाँ पर इसको जो है नाइट्रोजनस बेसिस सही तरह से प्रॉपर नहीं मिला, जितनी मिलती भी आ रही थी वो पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर अब जब ये पहुँचा तो यहाँ पर क्या आ गया, गैप आ गया। अब इसको यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से मैसेज को डिटेक्ट नहीं कर पाता, मैसेज नहीं पढ़ पाता, अमाइनो एसिड नहीं बनता, अमाइनो एसिड नहीं बनता तो फिर प्रोटीन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, म्यूटेशन। यानी कि इस पूरे डीएनए का काम था कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना, अब वो नहीं बनना, उसकी जगह अब कोई एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में क्या होता है कि जो सनलाइट और यूवी रेडिएशन होती है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या करता है, उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, अब यहाँ पर देखो, एडेनिन और थायमिन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, साइटोसिन और गुआनिन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इस तरह से। लेकिन जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बॉडी पर पड़ती है तो हमारी बॉडी का डीएनए क्या करता है, साइटोसिन और गुआनिन के जो आपस में आमने सामने बेसिस है, इनको आमने सामने से बॉन्ड तोड़ देता है और ये बॉन्डिंग कुछ इस तरह से कर लेता है। जब ये इस तरह से बॉन्डिंग होती है, फिर से मैसेंजर आरएनए आते हैं, जब वो बेसिस यहाँ तक तो पढ़ पाता है बट इनको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, मैसेंजर आरएनए नहीं बनता, मैसेंजर आरएनए नहीं बनता तो प्रोटीन नहीं बनता, प्रोटीन नहीं बनता तो फिर आगे वो जाकर नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, उसकी जगह कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। तो म्यूटेशन का मतलब क्या है, परमानेंट चेंज आ जाना डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर परमानेंट चेंज कैसे आता है, दो चीज़ों की वजह से, या तो आयनाइजिंग रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जब भी एक्सरेज और गामा रेज बॉडी पर पड़ती है तो एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं, वो क्या करता है, डीएनए के स्ट्रक्चर को डैमेज करना स्टार्ट करता है। अगर डीएनए बीच में से दो हिस्सों में टूट जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, डीएनए की कॉपी नहीं बनेगी, कॉपी नहीं बनेगी तो फिर वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, फिर उस टाइम पर क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कैंसरस सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह यूवी रेडिएशन क्या करती है, जब यूवी रेडिएशन बॉडी पर पड़ती है तो उस दौरान क्या होता है, साइटोसिन और ग्वानिन जो आमने सामने बॉन्डिंग बना रहे थे क्या करते हैं, ऊपर नीचे बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। जब ये ऊपर नीचे अब नॉर्मल बॉन्डिंग बना देते हैं, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए आता है, इनको नहीं पढ़ पाता तो एंड में प्रोटीन नहीं बनता, प्रोटीन नहीं बनता तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आता है, वो यहाँ जब आएगा तो वो इस तरह के सीक्वेंस को नहीं पढ़ पाएगा, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो फिर वो बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो उस दौरान फिर क्या चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, कैंसरस सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो कैंसर सेल है ना, लोग इससे इतना डरते क्यों हैं कैंसर के सेल से, मतलब ऐसे क्या होता है कि हर कोई कैंसर से जो है डरता है, अगर किसी को कैंसर की बीमारी हो जाए। असल में क्या होता है, जो कैंसर के सेल होते हैं ना, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, इनकी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है, ये एबनॉर्मल सेल बन जाते हैं। जो भी न्यूट्रिशन, अगर जैसे ब्रेन का कैंसर है, अब जो भी न्यूट्रिशन हमारे ब्रेन को मिलनी चाहिए ना, वो ब्रेन को नहीं मिलती, वो ये कैंसर के सेल सारी एनर्जी और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ बढ़ाना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन के सेल को ग्रोथ नहीं मिलेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, फिर डेथ भी हो सकती है अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। अब इसके सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड करती हैं कि साइज़ कितना है, लोकेशन क्या है और उसकी ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रही है। रेट का मतलब होता है टाइम, कि भाई इतने मिनट में या इतने दिनों में इतनी ग्रोथ हुई। अच्छा, इसमें क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, हेडेक है, सर में दर्द होगा, विजन प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है इसका काम होता है विजन को भी कंट्रोल करना, अब सही तरह से जो है दिखेगा नहीं, सीजर, झटके लगते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है टिलेनसेफेलॉन, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन कराता है। अब हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कराता है, कोऑर्डिनेशन, यानी कि ब्रेन से मैसेज जाएगा और मसल मूव करेंगे। जब ब्रेन से मैसेज नहीं जा रहा तो मसल मूव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। अब ब्रेन से मैसेज क्यों नहीं जा रहा, ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिली तो ब्रेन काम नहीं कर रहा, ब्रेन काम नहीं कर रहा तो नर्व से मैसेज नहीं जा रहा, तो अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए कोमा में जा सकता है पेशेंट, फिर इन द एंड उसकी डेथ हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पहले सर्जरी लिख दिया, तो सबसे पहले क्या होती है, टारगेटेड थेरेपी की जाती है, बाहर से रेडिएशन दी जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है, रेडिएशन थेरेपी की जाती है और उसके बाद सर्जरी भी करके इसको जो है निकाला जा सकता है। उसके बाद में फंक्शनल डिसऑर्डर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जिसमें हेडेक है, हेडेक का मतलब है सर का दर्द। अच्छा, हेडेक की डेफिनेशन लिखी हुई है, पेन अराइजिंग फ्रॉम द हेड और अपर नेक ऑफ द बॉडी, यानी कि जो सर से अराइज होता है दर्द, उसको हम क्या कहते हैं, हेडेक कहते हैं। पेन कहाँ से अराइज होता है, टिश्यू से अराइज होता है, या जो स्कल के इर्द गिर्द जो भी स्ट्रक्चर है, मेनिंजेस हैं या बोन है या कोई फ्लूइड है, तो वहाँ से जो है पेन स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ब्रेन के पास कोई ऐसी नर्व नहीं होती जो कि सर का दर्द करवाए, तो जो है जितना भी पेन हो रहा होता है वो ब्रेन के जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, टिश्यूज हैं इर्द गिर्द, वहाँ से आ रहा होता है। गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ पेन। अच्छा, ब्रेन की कोई नर्व नहीं होती जो कि पेन की सेंसेशन दे। तीन मेजर कैटेगरी का हेडेक है। पहला है प्राइमरी हेडेक के अंदर माइग्रेन का दर्द आता है, जिसमें पल्सिंग फील होती है, टेंशन की वजह से होता है, क्लस्टर हेडेक होता है। दूसरा है सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक होता है इन्फेक्शन की वजह से,
जैसे कोई इन्फेक्शन प्रॉब्लम हो गई हेड के अंदर, जैसे एंसेफेलाइटिस था, मेनिंजाइटिस था, या नेक के अंदर कोई इशू हो गया है, डेंटल पेन। जब भी डेंटल पेन होता है ना, तो उससे क्या होता है, सर में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को थर्ड मोलर में पेन हुआ है तो उससे वो पेन रेडिएट करता है और अपर हेड की तरफ जाता है। ऐसे डेंटल पेन क्यों होता है? इन्फेक्टेड टीथ की वजह से होता है, केरियस की वजह से होता है, पल्प के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो तब जो है बहुत ज़्यादा सीवियर डेंटल पेन होता है, जो कि हेड तक भी जाता है और कानों तक भी जाता है। पेन फ्रॉम द इन्फेक्टेड साइनस। साइनस क्या होती है? स्पेसिस होती है, होलो स्पेसिस, जो कि हमारी फिशर बोन के अंदर पाई जाती हैं। अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर कर जाए, तब क्या हो जाती है? साइनसाइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है। अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है ब्रेन के अंदर, या कोई इन्फेक्शन हो गया जैसे एंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस है, ब्लीडिंग ब्रेन के अंदर तब कब होती है? हमने पढ़ा था स्ट्रोक में, हेमरेज में या इस्कीमिक स्ट्रोक में जो है ब्लीडिंग होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था? बॉडी जो है पैरालाइज हो जाती थी। अब उसमें भी सर का दर्द कॉमन है। उसके बाद है क्रेनियल न्यूरेगलिया। क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात की गई है। फेशियल पेन है और अदर हेडेक है। क्रेनियल न्यूरेगलिया का क्या मतलब है? 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कहाँ से आ रही होती है? ब्रेन से। और वो किसको कंट्रोल करती है? मसल को। और वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर भी आती है हेड और नेक तक, और वहाँ से लेकर भी जा रही होती है। अगर इन 12 क्रेनियल नर्व्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो सर में दर्द हो सकता है। इसकी वजह क्या है? इन्फ्लेमेशन है या इरिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट सराउंड द ब्रेन। ब्रेन के इर्द गिर्द अगर कोई भी स्ट्रक्चर, उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, इरिटेशन हो जाए, तो सर में दर्द होता है। सिम्टम्स क्या है? पेन दैट बिगिन इन द बैक ऑफ द हेड एंड अपर नेक। पेन कहाँ से स्टार्ट होगा? बैक ऑफ द हेड पर, हेड से स्टार्ट होगा और अपर नेक तक जाएगा। इसका ट्रीटमेंट बताया गया है कि ट्रीटमेंट में क्या दिए जाते हैं? पेन किलर दिए जाती हैं, जो मेडिकेशन होती है। ज़्यादातर लोग पैराडोल खाते हैं, जिससे सर का दर्द ठीक हो जाता है। अब ये साइनस का पेन है या फेशियल बोन्स जो होती है हमारी, इनमें कुछ स्पेसिस होते हैं ताकि हमारी फेशियल बोन्स का जो वेट है वो कम रहे, होलो रहे, होलो होती है अंदर से। अच्छा, वहाँ पर ईयर भरी भी होती है। अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो साइनस का पेन ऐसा होता है जो पूरा रेडिएट करता है। टेंशन का सिर्फ इस जगह पर होता है, माइग्रेन का साइड पर होता है, आधे सर का दर्द इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी। बट जो माइग्रेन का पेन होता है ना, उसमें पल्सिंग फील होती है। बाकी क्लस्टर हेडेक है जो कि एक आई पर होता है, जिसकी वजह से आँख जो है लाल भी हो सकती है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी। पहला हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, दूसरा हमने पढ़ा फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर में हेडेक है। हेडेक किस वजह से होता है? जो ब्रेन के इर्द कोई भी स्ट्रक्चर है वहाँ कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर कर जाए, कोई डेंटल पेन हो, उससे जो है हेडेक हो सकता है। हेडेक के लिए ब्रेन के अंदर कोई ऐसी नर्व नहीं है। जब भी कोई कहता है ना दिमाग फट रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि दिमाग के अंदर कोई नर्व है सेंसरी जो कि दर्द को जो है लेकर जा रही है दिमाग तक, ऐसा नहीं होता। ब्रेन के अंदर कोई, उसकी ब्रेन की कोई सेंसरी नर्व नहीं होती। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ब्रेन के पास कोई ऐसी नर्व नहीं होती जो पेन की सेंसेशन है। तो पेन की सेंसेशन के लिए ब्रेन के पास कोई नर्व नहीं, तो उसके इर्द गिर्द के टिश्यू इन्फ्लेमेशन करते हैं, जिसकी वजह से सर में दर्द होता है। बाकी हमने पढ़ा ट्यूमर का। ट्यूमर में क्या था? अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती थी। अनकंट्रोल सेल डिवीजन किस वजह से हो जाती है? म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है डीएनए के अंदर परमानेंट चेंज आ जाता है, यानी कि डीएनए के स्ट्रैंड आपस में टूट जाते हैं। डीएनए की जो पेयरिंग है वो कैसी हो जाती है? मिसपेयर हो जाती है, जिसकी वजह से डीएनए की कॉपी नहीं बनती, तो फिर उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, जिसकी वजह से कैसे सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं? एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जो सारी न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से हेल्दी ऑर्गन या हेल्दी सेल को जो है या बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती।